हाई-फाई महासंग्राम। हमारा आ चुका है ग्रामीण परिवेश का थर्ड पार्ट आ चुका है। इसके पहले 2 पार्ट हो चुके हैं जो अरिहंत से हमने रिकॉर्ड किए हैं, अरिहंत की बुक से। और अरिहंत की बुक काफ़ी एक सटीक क्वेश्चन देती है जो कि एग्ज़ाम में जिस तरह से पूछे जाते हैं, तो उनका जितना भी क्वेश्चन है उन सभी को हम इस वीडियो में आपको बताएंगे, उसका डिटेल बताएंगे। और ठीक है, और इसका पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप टेलीग्राम चैनल भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है एक, उस पर सारी पीडीएफ होती हैं और जितने भी वीडियोस होते हैं अपलोड होते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन वहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, तो चलते हैं अपने वीडियो में, स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। और ये थर्ड पार्ट है, इसके पहले 2 पार्ट को रिकॉर्ड किया जा चुका है। आपने अगर नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, क्योंकि इसमें मतलब पुराने चैप्टर की बात ही नहीं करते हैं, क्योंकि नया चैप्टर नंबर 7 चल रहा है। इसके पहले 6 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप उन्हें देखेंगे तभी उनके बारे में क्या चीज़ें हैं, क्या नई चीज़ें हैं, क्या चीज़ें छूट चुकी हैं, आप तभी जान पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो वीडियो है चैप्टर 7 है। ठीक है, इसमें जो हम पढ़ेंगे इसमें लेखपाल के कार्य और भूमि मापन से पढ़ेंगे, और भी कुछ चीज़ें जैसे राजस्व विभाग, राजस्व परिषद, राजस्व लेखपाल, चकबंदी विभाग, उसमें क्या क्या कौन कौन होता है उन सभी की बात करेंगे। और भूमि मापन और उसकी विधियाँ क्या क्या हैं, भूमि सर्वेक्षण यंत्र क्या क्या होते हैं। और अक्सर जरीब या फीते का यूज़ किया जाता है, जरीब का भी यूज़ किया जाता है, जो इंजीनियरिंग पर्पज़ से भी किया जाता है जरीब का, बट यहाँ पे भी इसका भूमि सर्वेक्षण में भी यूज़ होता है जरीब का। जरीब बेसिकली एक चैन होती है, लोहे या स्टील की चैन होती है, अक्सर स्टील या फिर जंग रहित लोहा होता है, जिसे कड़ी के रूप में अटैच किया जाता है, जो लगभग 20 मीटर या 30 मीटर की होती है। ठीक है, फिर प्रिज्मी कंपास, थियोडोलाइट, वर्नियर, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे, जो जो पूछा जाता है, पूरा डिटेल इतना पूछा नहीं जाता जितना कि। ठीक है, फिर उसके बाद तख्ता, मुस्त मुस्तह क्या लिखा हुआ है, पैमाइश, पेंटोग्राफ, फिर नक्शा अक्स अथवा नक्शा नकीसी क्या होता है वो सब जानेंगे। लगान, भू राजस्व, इन सभी को जानेंगे। ठीक है, तो हमारा बेसिकली चैप्टर क्या है उसके बारे में आप समझ चुके हैं। और इसके जो क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन जो बनते हैं उनको हम जानेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, रिवीजन करते हैं। उसमें आपको कुछ बेसिक पॉइंट जो मतलब क्वेश्चन में हो सकता है, वो क्वेश्चन से मतलब एक ही क्वेश्चन पूछा जाए, उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, तो इसलिए उसको हम क्विक रिवीजन में पूरा कंप्लीट करा देते हैं। तो यहाँ पे क्विक रिवीजन में कह रहा है राजस्व प्रशासन एवं उसके प्रमुख अधिकारी क्या क्या हैं, जिसे हम किस नाम से जानते हैं। तो पहला कह रहा है जिले में सबसे बड़ा राजस्व अधिकारी कलेक्टर होता है, जिसे हम डीएम या जिलाधिकारी के नाम से जानते हैं। डीएम अक्सर बोलते हैं, जैसे कोई भी अधिकारी आता है डीएम डीएम, मतलब बहुत ज़्यादा ही तवज्जो देते हैं लोग। फिर सबसे निचले स्तर पे जो अधिकारी होता है राजस्व विभाग का, उसे हम लेखपाल कहते हैं, जो पटवारी कहते हैं। ठीक है, जिसकी आप लोग तैयारी कर रहे हैं उसे लेखपाल कहते हैं। फिर जो ये राजस्व प्रशासन का सबसे निचला अधिकारी होता है। ठीक है, ये याद रखना क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर बात करते हैं राजस्व अधिकारी के अंतर्गत और कौन कौन से अधिकारी आते हैं। एक है कमिश्नर, जो जिसे हम अतिरिक्त कमिश्नर भी बोलते हैं। फिर कलेक्टर, नहीं, कलेक्टर के नीचे जो आता है अतिरिक्त कलेक्टर आता है। फिर सहायक कलेक्टर, इसके साथ में बंदोबस्त अधिकारी होता है। फिर उसके बाद सहायक बंदोबस्त अधिकारी, इसके साथ जो होता है अभिलेख अधिकारी होता है। फिर सहायक अभिलेख अधिकारी, फिर उसके बाद तहसीलदार, फिर नायब तहसीलदार, उसके बाद सुपरवाइजर। ठीक है, फिर लेखपाल और कानून को होता है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें अब आई थिंक आप समझ चुके हैं। फिर उसके आगे बढ़ते हैं। ज़िले में जो सारी चीज़ों को मैनेज करता है उसमें जो अधिकारी होते हैं उनकी बात करेंगे। जिला स्तर पे जो अधिकारी डीएम होता है आपको बता दिए। उप संभाग, उसके बाद जो सेकेंड स्टेज होती है उप संभाग होता है, उसमें हम बोलते हैं एसडीओ या एसडीएम बोला जाता है इसे। उप संभाग निरीक्षक या अधिकारी हिंदी में भी
मतलब ये लिखा जाता है। फिर तहसील में जो होता है तहसीलदार होता है, उसे तालुका भी कभी कभी लिख देते हैं। फिर राजस्व व्रत जो होता है उसके अंतर्गत राजस्व निरीक्षक होता है, जिसे कानून को बोला जाता है। फिर हल्का होता है एक क्षेत्र का, मतलब हल्का बोलेंगे तो वहाँ पे हो जाएगा आपका लेखपाल या पटवारी होता है। ओके, फिर उसके आगे चलते हैं हम। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे ही एक दो क्वेश्चन ज़रूर ही बन जाते हैं। यूनिट कन्वर्टर से हो जाता है। जैसे किसी भी यूनिट में दे दिया है 1 बीघा में कितना गज होता है, कितना, ठीक है, कितना मीटर होता है, ये सारी चीज़ें अब एक क्वेश्चन तो ज़रूर ही मिल जाता है। तो आपको समझ लेना चाहिए 1 बीघा होता क्या है। 1 बीघा जो होता है मतलब हर क्षेत्र में अलग अलग माप भी ली जाती है। अपना अपना पैरीमीटर होता है जिसके हिसाब से लोग मतलब नापते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के भाग, यूपी से जो सटे हुए भाग हैं उनसे पढ़ लो, काफ़ी है। फिर पूरे पूरे इंडिया का कहाँ तक याद रखोगे। तो देखो 1 बीघा होता है 968 वर्ग गज होता है। ये हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ भागों में प्रचलित है। और फिर अगर हम बात करेंगे 1 बीघा, अगर यूपी की बात करें, यूपी में होता है 1936 वर्ग गज होता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये काफ़ी राज्यों में भी होता है, जैसे माना जाता है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, बिहार और यूपी में इसे प्रयुक्त है, ठीक है, मतलब इसे यूज किया जाता है। ओके, और फिर उसके बाद बस यूपी और यूके, क्योंकि यूके पार्ट था यूपी का, तो उसका एक बार पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद कुछ चीज़ें देखते हैं, जैसे 1 एकड़ क्या होता है, 4840 वर्ग गज होता है, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद 1 हेक्टेयर कितना होता है, ये सभी को आई थिंक पता होगा, 10,000 वर्ग मीटर होता है। और 100 एयर होता है, ठीक है, इससे भी क्षेत्रफल नापते हैं, आप सभी को पता होगा। फिर उसके बाद उसके आगे चलते हैं, ये सब कुछ नहीं पूछा जाता है, यहाँ से यहाँ कुछ चीज़ें ये पूछ लेते हैं। वैसे 1 बिस्वा पक्का, जो 1 बिस्वा होता है पक्का कितना होता है, 151.25 वर्ग गज होता है। और अगर हम बात करेंगे 1 बिस्वा, ये अलग अलग राज्यों का दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश की अगर मेन ये याद रखो यूपी का, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं है, बस यूपी का याद होना चाहिए। 1 बिस्वा कितना होता है, 151.25 वर्गज होता है। और ये एक पक्के बीघे का 1/20 होता है, ठीक है। फिर उसके आगे चलते हैं हम लोग, कुछ चीज़ें और देख लो, जैसे कि 4 अंगुल कितना होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए बता रहे हैं। तो देखो 4 अंगुल 1 गिरा होता है। फिर 16 गिरा 1 गज को बोला जाता है। फिर 1 लट्ठा 3 गिरा होता है। और ठीक है, और फिर 1 गट्ठा होता है, 2 जरीब होता है। और फिर उसके बाद बात करेंगे 29 जरीब 1 मील होता है। और 3 हाथ होता है, 1 करम होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। फिर 10 करम 1 जरीब होता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये कुछ फैक्ट बता रहा है, एमपी मध्य भारत में 1 बीघा 0.253 हेक्टेयर के बराबर होता है। ये सारी चीज़ें इतना जानना ज़रूरी नहीं, बस यूपी की चीज़ें ज़रूर फैक्ट वाइज याद होनी चाहिए आपको। क्षेत्रफल क्या लिखा था यार, सब गलत हो गया। तो हम बात कर रहे थे, इसमें एक उनवासी होता है 24.5025 वर्ग इंच होता है। फिर उसके बाद अगर बात करेंगे 1 बिस्वासी होता है, 20 उनवासी होता है, ठीक है, 1 बिस्वासी होता है। और फिर उसके बाद बात करेंगे 1 बिस्सा होता है, 20 बिस्वासी होता है, जिससे इसको हम 20 वर्ग गट्टा भी बोल सकते हैं, ठीक है। 1 कच्चा बीघा जो बोलते हैं अपने यूपी मतलब जो बोलते हैं इधर लखनऊ उत्तर प्रदेश, सॉरी लखनऊ सीतापुर और इधर का जो एरिया है, इसमें हम बोलते हैं 1 कच्चा बीघा को लिया जाता है, ठीक है। और फिर 1 पक्का बीघा की अगर बात करें, 1 पक्के बीघे में होता है 20 बिस्सा होता है। और 1 वर्ग जरीब भी होता है, ठीक है। और फिर उसके आगे चलते हैं, कुछ यूपी स्पेशल भी दिया हुआ है यहाँ पे। ऐसे 1 लाठा नहीं बोलता है मतलब लट्ठा के हिसाब से नापा जाता है ज़मीन को, उसकी एक नाप होती है। ऐसा नहीं कि कोई भी लकड़ी या डंडा उठा लिया नाप लिया, उसकी एक फिक्स होती है, ठीक है, माप होती है, उसी से नापते हैं। 99 इंच होती है। फिर और इसे 8 फुट
3 इंच भी बोलते हैं, ठीक है। और फिर 20 उनवासी होता है, 1 कचवासी होता है, वो तो देख ही चुके हैं आप। फिर 20 कचवासी, इसकी मतलब आप इसको क्रम से याद कर लेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। उनवासी, कचवासी, बिस्वासी, फिर बिस्सा हो जाएगा। बिस्सा 20 बिस्सा होता है, 1 बीघा होता है, ठीक है। इनको 2-4 बार देखेंगे क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूजन टाइप में लगेगा आपको। और फिर उसके बाद 1 गज इलाई होता है, 55 गज होता है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, क्वेश्चन की ही बात करते हैं। सबसे पहले सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे आपके। हमारा पहला जो क्वेश्चन है, कह रहा है यूपी में राजस्व विभाग का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। ये क्वेश्चन यार आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, आप इसको रट लो, ज़रूर से ज़रूर रट लो, क्योंकि हर जगह ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हमारा बी है, लखनऊ है। लखनऊ में यूपी राजस्व विभाग का जो मुख्यालय है लखनऊ में, ठीक है। और इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसके अंतर्गत 5 विभागाध्यक्ष आते हैं। इसमें राजस्व परिषद, चकबंदी आयुक्त और राहत आयुक्त, फिर निदेशक भूमि, अध्याप्ति और प्रमुख संपादक जिले गजेटियर कार्यरत होते हैं इसके अंतर्गत, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे लेकिन जो यूपी का राजस्व विभाग है, सबसे पहले अगर स्थापना इसकी इलाहाबाद में की गई थी, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखो। राजस्व परिषद की स्थापना 1831 में इलाहाबाद में की गई थी। राजस्व परिषद के प्रशासनिक कार्यों का मुख्यालय लखनऊ में, जबकि न्यायिक कार्यालयों का मुख्यालय प्रयागराज में। अगर थोड़ा अंतर घुसना चाहेगा तो ये पूछ देगा आपसे, राजस्व परिषद की प्रशासनिक कार्यों का मुख्यालय कहाँ पे है, तो लखनऊ हो जाएगा। अगर न्यायिक कार्यालयों की बात करेगा तो वहाँ प्रयागराज हो जाएगा। आप ऐसे याद कर सकते हैं जैसे कि यूपी का जो उच्चतम न्यायालय है इलाहाबाद में है, तो फिर न्याय की जितनी बात होगी वह होगी इलाहाबाद में होगी, प्रयागराज में होगी। तो इसका राइट आंसर प्रयागराज हो जाएगा, ठीक है। फिर कार्यक हो जाएगा तो वो हो जाएगा यहाँ पे लखनऊ हो जाएगा, ठीक है, जो प्रशासनिक कार्य होते हैं। फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमारा कह रहा है भूमि की पैमाइश का कार्य कौन सा विभाग करता है। तो ये जो वर्क है राजस्व विभाग करेगा, ठीक है, क्योंकि राजस्व विभाग के अंतर्गत ही लेखपाल आता है। लेखपाल का वर्क होता है भूमि का नापन, जो भी मापन होता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ओके। उसके आगे चलते हैं। उसके आगे क्वेश्चन कह रहा है यूपी में मालगुजारी से संबंधित न्यायिक कार्यों की सबसे बड़ी संस्था कौन सी है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी है, राजस्व परिषद हो जाएगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है राजस्व परिषद की स्थापना कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर 1831 है, ठीक है। फिर उसके आगे चलते हैं, राजस्व परिषद की स्थापना कहाँ पे की गई थी। आपको पता है इलाहाबाद में की गई थी। और इसका जो राजस्व परिषद का जो न्यायिक मुख्यालय है वो इलाहाबाद में है, जबकि प्रशासनिक मुख्यालय लखनऊ में है, ठीक है। फिर उसके आगे कह रहा है राजस्व परिषद के प्रशासनिक कार्य का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। तो प्रशासनिक लखनऊ है। फिर उसके बाद कह रहा है राजस्व परिषद में न्यायिक सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो ये होती है टोटल 7 होती है, ओके। फिर क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है राजस्व परिषद की प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्यों को किस वर्ष पृथक कर दिया गया, किस वर्ष पृथक किया गया था। जिस वर्ष इसे पृथक किया गया था और मुख्यालयों को भी मतलब चेंज कर दिया गया था। तो ये इसका राइट आंसर सी है, 1947 से 48 में, ठीक है। उसके आगे राजस्व परिषद के अनुभागों की संख्या कुल कितनी है, अनुभाग कितने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, टोटल 19 है। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 वृक्षारोपण एवं बंजर भूमि विकास राजस्व परिषद के किस अनुभाग के अंतर्गत आता है। तो ये आता है अनुभाग 2 के अंतर्गत, ओके। फिर उसके अगर आप कुछ और भी थोड़ा जानना चाहते हैं ज़्यादा डिटेल में तो आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर उसके आगे चलते हैं, अंतर प्रांतीय सीमा विवादों का निपटारा राजस्व परिषद के किस अनुभाग के अंतर्गत आता है। तो ये आता है अनुभाग 5 के अंतर्गत। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओके। फिर उसके आगे कह रहा है राजस्व अनुभाग 8 का संबंध किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है चकबंदी से। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि चकबंदी एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है जो ग्रामीण विकास होता है, क्योंकि जो किसानों के
होते हैं उनको एक पास में लाना, जैसे कि टाइम की बचत होती है, पैसों की बचत, वहाँ पे जुताई जो करते हैं, मतलब हर चीज़ की बचत होती है, थोड़ा अच्छी उपज हो सकती है वहाँ पे, जो क्या बोलते हैं सिंचाई की व्यवस्था अच्छे से कर सकता है। एक स्थान पे अगर है, अगर 20 जगह उसका खेत थोड़ा थोड़ा है तो कहाँ कुछ नहीं कर पाएगा। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, तो याद रखना। राजस्व अनुभाग 8 के अंतर्गत चकबंदी आता है। ओके, फिर उसके आगे कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13, कृषि विपदाओं से संबंधित सूचनाएं इकट्ठा करना राजस्व की किस अनुभाग का हिस्सा है? ये है आपका आंसर नंबर बी, अनुभाग 11 में ये आता है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 पे चल रहे हैं, राजस्व अधिकारी के तौर पर किसे शामिल किया जाता है? तो ये किसे शामिल किया जाता है? इन सभी को शामिल किया जाता है, क्योंकि आप देख रहे हैं लेखपाल तो सबसे निचले स्तर का होता है, फिर उसके ये सब, और सबसे ऊंचे स्तर का डीएम होता है, फिर ये सारे लोग बीच में आ जाते हैं, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ओके, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इसमें कह रहा है भूमिहक सीमांकन बंटवारे से संबंधित मामला किस के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? तो ये प्रस्तुत किया जाता है एसडीएम के समक्ष। डीएम से जो निचले स्तर का होता है उसे हम एसडीएम बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके आगे बात करते हैं, भूमि अभिलेखों की रख रखाव का उत्तरदायित्व तो किस अधिकारी पर होता है? भूमि का रख रखाव कौन करता है? तो ये करता है डीएम करता है। फिर बात करते हैं राजा टोडरमल, काफ़ी आपने सुना होगा, और ये पूछ रहा है कि भूमि लेख प्रशिक्षण एवं सर्वेक्षण संस्थान किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है हरदोई में। और फिर उसके आगे चलते हैं, उसके आगे कह रहा है निम्न में से, और आपको पता होगा राजा जो ये टोडरमल हैं, ये किस जो मुग़ल सम्राट अकबर थे उनकी नवरत्न थे, आप सभी को आई थिंक पता होगा। ओके, फिर उसके आगे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन से वादों का विवाद होगा, यहाँ पे वाद नहीं होगा, विवादों का निपटारा राज्य के राजस्व न्यायालय में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इसमें सभी मेड़बंदी, भूमि की नीलामी और भूमि पर मलिकाना हक, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है तहसील स्तर का राजस्व अधिकारी कौन होता है? तो तहसील स्तर पे जो राजस्व अधिकारी होता है उसे तहसीलदार बोलते हैं। फिर क्वेश्चन कह रहा है वर्तमान में यूपी में कितने राजस्व न्यायालय हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, ठीक है। 2333 टोटल राजस्व न्यायालय हैं। फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21, इसमें पूछ रहा है राजस्व न्यायालय में सबसे निचली अदालत किसकी होती है? तो ये होती है नायब तहसीलदार की, सबसे निचली अदालत होती है। फिर कह रहा है गांव की संपूर्ण भूमि का विवरण कौन रखता है? संपूर्ण भूमि का विवरण कौन रखता है? तो ये रखता है लेखपाल, ठीक है। एक गांव का जो मतलब जो लेखपाल होता है, राजस्व विभाग का सबसे निचले स्तर का अधिकारी होता है, और ये एक गांव या कुछ क्षेत्र उसको दे दिया जाता है, उसके अंतर्गत उसके पास सारा लेखा जोखा रहता है, कौन किसान उसका कितना जोत है और ये सारी चीज़ें, ठीक है। उस पर कौन सी फसल है, ये सारी चीज़ें होती हैं। ओके, फिर उसके आगे चलते हैं। उसके आगे क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है यूपी नहीं उत्तराधिकारी को भूमि का हस्ताक्षरण किसके द्वारा होता है? तो ये हस्ताक्षरण जो होता है ये होता है लेखपाल के द्वारा, ठीक है। ओके, जो भी है उसको थोड़ा। फिर उसके आगे 24 कह रहा है लेखपाल द्वारा खरीफ पड़ताल, अच्छा खरीफ जो पड़ताल होती है, जैसे लेखपाल के द्वारा जो वर्ष में 2 बार, मतलब किसानों की जो फसल होती है उसको उसका लेखा जोखा उसके पास होना चाहिए, और तो उसमें रबी और एक खरीफ होती है, तो उसकी तिथि भी होती है किस तिथि से किस तिथि तक होना चाहिए। तो इसका जो हम राइट आंसर की बात करते हैं, राइट आंसर है इसका 10 अगस्त है, ठीक है। खरीफ पड़ताल किस तिथि को प्रारंभ होता है? तो 10 अगस्त को होता है। उसके आगे चलते हैं। फिर कह रहा है
जो मेन होती है, ज़्यादा पड़ताल इतना मेन नहीं होती है, बट दो होती है बेसिकली, ज़्यादा मेन होती है, एक रवि और खरीफ, ठीक है। तो उसके आगे चलते हैं। पटवारी पद का सृजन किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? पटवारी, जो कि आजकल लेखपाल के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, शेरशाह, ठीक है। फिर उसके आगे चलते हैं। कह रहा है यूपी के किस मुख्यमंत्री ने पटवारी शब्द के स्थान पर लेखपाल पद को सृजित किया था? तो ये जो सृजित किया था चौधरी चरण सिंह ने, ठीक है। इनका जो कार्यकाल चल रहा था उस समय पटवारी को लेखपाल बोला गया, ओके। फिर क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है भूमि कृषि रिकॉर्ड कौन रखता है? तो इसका जो राइट आंसर है गिरदावरी के अंतर्गत भूमि कृषि का रिकॉर्ड रखा जाता है, ओके। फिर उसके आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है भूमि राजस्व की वसूली करने वाला कर्मचारी कहलाता है, क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है अमीन कहलाता है, ओके। फिर क्वेश्चन नंबर 29, खसरा और खतौनी कौन तैयार करता है? ये जो तैयार करता है पटवारी तैयार करता है, जिसे लेखपाल हम लोग बोलते हैं। यहाँ पे जो ये डिटेल दिया हुआ है, पूरा डिटेल ये क्वेश्चन के अंतर्गत ही आपको मिल जाएगा। इसके अंतर्गत जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये क्वेश्चन के अंतर्गत मिल जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जो एक भी पॉइंट को नहीं छोड़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। इसमें कह रहा है खसरा में किसका उल्लेख नहीं किया जाता है? तो ये जो उल्लेख नहीं होता है इसमें ऊर्जा का उल्लेख नहीं होता है, क्योंकि ऊर्जा लेकिन आज जो चल रहा है ऊर्जा की भी बात होती है जैसे। और फिर यहाँ पे खेतों का क्षेत्रफल, सिंचाई के क्षेत्र और फसलों का विवरण, ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर बात कर 31 की बात करते हैं। इसमें पूछ रहा है गांव के नक्शे को गांव में कहा जाता है कि क्या बोलते हैं? तो इसे हम बोलते हैं सजरा बोलते हैं, ओके। फिर क्वेश्चन नंबर 32 पे बात करते हैं। इसमें कह रहा है खतौनी में कुल कितने कॉलम होते हैं? तो इसमें टोटल जो कॉलम होते हैं 13 होते हैं, ओके। फिर क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है ब्रिटिश शासन के दौरान यूपी में भूमि पंजीकरण किस अधिकारी के द्वारा किया जाता था? तो ये जो होता था लेखपाल के द्वारा होता था, ओके। फिर बात करते हैं भूमि के क्रय विक्रय के पश्चात भूमि में दाखिल खारिज की पूर्ण प्रक्रिया कौन संभव करता है? तो ये जो करता है टोटल लेखपाल करता है, ठीक है। फिर उसके आगे बात करते हैं जैसे भूमि का बिक्री होता है या फिर उसमें कुछ भी चेंजेस लाने होते हैं तो ये लेखपाल के द्वारा सब कुछ करवाया जाता है। फिर बात करते हैं जमाबंदी से क्या तात्पर्य होता है? तो इसका राइट आंसर सी है, भूमि अधिकारों के प्रलेख से संबंधित होता है, ओके, जमाबंदी। फिर बात करते हैं 36 की। इसमें कह रहा है जमाबंदी तैयार की जाती है, ये 2 प्रतियों में तैयार की जाती है जमाबंदी। फिर बात करते हैं 37 की। इसमें यूपी में चकबंदी योजना का प्रारंभ कब हुआ था? तो ये जो प्रारंभ हुआ था 1954 से प्रारंभ हुआ था। और आपको बता दें 1954 में यूपी में तो प्रारंभ हुआ था, लेकिन इससे पहले मुजफ्फरपुर की कैरोना तहसील में, ठीक है, और सुल्तानपुर के मुसाफिर खाना से शुरुआत हुई थी सबसे पहले, ठीक है। फिर अगर और इससे भी पहले अगर बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश में केवल प्रयोग के लिए उसे लागू किया गया था। और फिर मतलब एक पूरी तरह से अगर बात करें सबसे पहले कहाँ पे लागू हुआ था? राजस्थान। फिर उसके बाद यहाँ पे यूपी में मुजफ्फरपुर के कैरोना तहसील और सुल्तानपुर में लागू हुआ था, ठीक है। उसके आगे चलते हैं। प्रत्येक कटक की चकबंदी समिति में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ओके, 11 सदस्य होते हैं। फिर कह रहा है ऐच्छिक चकबंदी का प्रथम प्रयास सर्वप्रथम किस राज्य में किया गया था? तो ये किया गया था पंजाब में, ठीक है। ऐच्छिक क्या होता है कि मतलब किसानों की इच्छा के अनुसार चकबंदी की जाती है। और अनैच्छिक क्या होती है कि मतलब अगर ज़रूरत है, मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वहाँ से कोई भी रोड पास कराना है या कुछ भी है, या फिर कोई लड़ाई झगड़े वाला कुछ है, तो वहाँ पे अनैच्छिक भी की जा सकती है, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। शाहजहानी जरीब की कुल कितनी लंबाई होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये सी हो जाएगा, 165 फुट होती है,
ओके, ये भूमि की पैमाइश इसके द्वारा की जाती थी शाहजहाँ के काल में, मुगल काल में। ठीक है, फिर बात करते हैं गंटर जरीब की लंबाई कितनी होती है। गंटर जरीब की जो लंबाई होती है 64 फुट होती है। ओके, फिर उसके आगे चलते हैं हम। उसके आगे क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। इसमें 42 में एक कृषि खेत के मापन की सर्वोत्तम विधि क्या होती है, सबसे अच्छी विधि क्या होती है। तो आपको बता दें सर, क्या तुम मुझे पूछ रहा था एक कृषि खेत के मापन की सर्वोत्तम विधि क्या होती है, तो ये जरीब होती है। आपको बताया जरीब जो होती है एक स्टील का या फिर लोहे का होता है, जंग रहित होता है, इस पर जंग नहीं लगता है। ठीक है, इस तरह से बनाया जाता है और ये छोटी छोटी कड़ियों में एक जंजीर टाइप में होता है, जैसे आप लोग गांव में देखते होंगे जो भैंस और जो जानवर होते हैं उनको बांधने के लिए यूज़ किया जाता है, उसी टाइप से बस होता है। उसमें टैग्स लगे होते हैं इसमें, मतलब जैसे इस टाइप का एक हैंडल होता है इसमें, ऐसे ही करके एक ये पकड़ने वाला हैंडल होता है। फिर उसके बाद यहाँ से लिंक ऐसे जुड़े होते हैं। ठीक है, ऐसे लिंक जुड़े होते हैं। फिर टैग होता है, जैसे 5 मीटर पे एक टैग ऐसे लगा होता है, फिर 10 मीटर पे ऐसे टैग 2 टैग लगे होते हैं। फिर आगे ऐसे करते करते जैसे मतलब 20 मीटर की है तो उस हिसाब से फिर उसके बाद लास्ट में हैंडल लगा होता है। और ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो सबसे अच्छी चीज़ होती है जरीब होती है। फिर उसके आगे बात करते हैं 43 की बात करते हैं। इसमें कह रहा है 1 एकड़ कितनी वर्ग गज के बराबर होता है। तो आपको पहले बता चुके हैं, ये जो होता है 4840, ठीक है, 4840 वर्ग गज के भी बराबर होता है। और कुछ चीज़ें और लिखी हुई हैं यहाँ पे। 1 एकड़ बराबर 1.6 बीघा होता है और 1 हेक्टेयर में अगर बीघा की बात करें तो 3.95 होता है। जबकि अगर हम बात करेंगे मीटर की बात करेंगे तो 10,000 मीटर होता है। ठीक है, वर्ग मीटर होता है। फिर उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है मध्य भारत में 1 बीघा कितनी हेक्टेयर के बराबर होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया यार, तो इसका जो होता है 0.2529 होता है। ओके, हेक्टेयर। फिर बात करते हैं एक बिस्सा का 1 बीघा से क्या अनुपात होता है, कितना होता है। तो ये जो होता है 1/20 होता है। ठीक है, ये 1/20 होता है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। इसमें कह रहा है इस प्रदेश में प्रचलित धरातल की भूमि में से कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है। अगर आपको ये जो क्रमांक आपको पता है तो अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ से आप देख सकते हैं जो डिटेल दिया हुआ है, कचवासी फिर बिस्वासी फिर बिस्सा होता है फिर बीघा होता है। ठीक है, आप इसको याद कर लें तो ये आप आसानी से कर पाएंगे। तो ये राइट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 बिस्सा हो जाएगा। फिर उसके आगे चलते हैं जरीब लाइन की ओर जाने वाली मेड़ को क्या बोला जाता है। तो ये इसे हम दाखिली मोड़ बोलते हैं। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर कह रहा है 48 वह कोना जहाँ खेत की तीन मेड़ें आपस में मिलती हैं उसे क्या बोलते हैं। तो उसे हम बोलते हैं सेह मेढ़ा बोलते हैं। ओके, मेढ़ा तो अक्सर बोला जाता है हमारे यहाँ जो इधर यूपी में लखनऊ और हरदोई का साइड है उसे हम मेड़ बोलते हैं। ठीक है, मेड़ बोला जाता है। फिर उसके आगे हम 49 पे चलते हैं। धरातल पर मापी गई 36 दूरियां कोणों और ऊंचाइयों को मानचित्र पर प्रदर्शित करने की कला को क्या बोला जाता है। तो इसे हम बोलते हैं सर्वेक्षण बोलते हैं। ठीक है, सर्वेक्षण होता है मतलब दूरियां जितनी भी होती हैं उसको एक चार्ट बोले या फिर क्या बोलते हैं यार, कुछ भी बोल सकते हैं, उस पर मतलब पूरी तरह से दर्शाया जाता है। ओके, फिर आगे हम बात करते हैं किसी दी गई निर्देश दिशा या याम्योत्तर से किसी रेखा तक 36 कोण क्या कहलाता है। तो ये दिक्मान कहलाता है। ओके, तो फिर इसे हम दिक्मान बोलेंगे। जैसे आपको ये पॉइंट आपको पता है, जैसे इस साइड को आप जानते हैं ये उत्तर दिशा में है। ठीक है, तो इस साइड से आप अगर इधर देखेंगे ये भी यामोत्तर हो जाएगा। ये भी इस लाइन के सापेक्ष में जो लाइन होगी उसे यामोत्तर बोलेंगे। ठीक है, और उसके आगे 51 की बात करेंगे। इसमें कह रहा है निम्न में से किस यंत्र की सहायता से क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर कोणों का सही सही मापन किया जाता है। तो इससे हम थियोडोलाइट से करते हैं।
थियोडोलाइट एक यंत्र होता है, जैसे दूरबीन टाइप में होता है, उससे हम किया जाता है। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन बात करते हैं। 51 हो गया। 52, मानचित्र का विवर्धन और लघुकरण किस यंत्र द्वारा किया जाता है? तो ये हम करते हैं पेंटोग्राफ के द्वारा। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 53 की बात करते हैं। इसमें कह रहा है भूमि का उपयोग करने के एवज में किसानों से वसूल किया जाने वाला टैक्स क्या कहलाता है, कौन सा है? उसे हम बोलते हैं लगान। ठीक है, लगान जो क्या बोलते हैं, जो राजा महाराजा लोग होते थे या जमींदार होते थे, वो किसानों से जो वसूली करते थे उनके खेतों में, जैसे उनकी उपज का कुछ 1/10%, मतलब हर शासक के काल में अलग अलग हुआ। और जो इसका मतलब क्षेत्र वाइज या एरिया वाइज भी चेंज होता रहता है। जैसे कहीं पे उपज ज़्यादा होती है वहाँ पे ज़्यादा टैक्स लेते हैं। जैसे दोआब या नदियों के किनारे का क्षेत्र होता है, वहाँ पे मतलब हर संसाधन उपलब्ध होता है, तो वहाँ पे उपज अच्छी होती है। वहाँ पे जल और जितने भी वहाँ की जो भूमि होती है काफ़ी अच्छी उपजाऊ होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे टैक्स ज़्यादा होता था। ठीक है, तो उसे हम लगान बोलते थे। फिर 55 कह रहा है स्वतंत्रता पूर्वक काश्तकारों द्वारा दिए किराया सकल उत्पाद का कितना प्रतिशत निर्धारित था? तो ये जो निर्धारित था 35 to 75%। ठीक है, और इस चैप्टर के सारे कंप्लीट हो चुके हैं। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर मतलब टॉपिक नंबर 8 पे चलते हैं, जिसमें हमारा टॉपिक है भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था। ठीक है, कृषि व्यवस्था। और इसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी लंबा वीडियो हो चुका है, आधा घंटे हो चुका है। ओके, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, क्योंकि लाइक से क्या होता है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, जो नया लोग आते हैं वीडियो देखने या फिर मतलब सर्च में आ जाता है, अगर आप लाइक ज़्यादा है तो लोग वहाँ पे एक थोड़ी देर देखते हैं। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो आप लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।